नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। तस्वीरों से तो आप समझ ही चुके होंगे कि मुद्दा किस राज्य का है। वो राज्य जहां चुनाव होने वाला है, वो राज्य जो एसआईआर के नाम पर उबल रहा है, वो राज्य जहां पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं का ये बेशर्म प्रयास कहा जा रहा है किस तरीके से अफसरों को वहां बंधक बनाया गया। इस तरह से घटना ये देर रात होती है कि सुप्रीम कोर्ट तक की नींद उड़ जाती है। बेचैन हो जाते हैं सीजेआई और सीधे तौर पर फटकार लगाते हैं और फटकार लगाते हुए अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर वो प्रयास करने, हर वो कदम उठाने का निर्देश देते हैं जो बंगाल जैसे हिंसा वाले दौर देख चुके राज्य में जरूरी है, अनिवार्य है। रण क्षेत्र में आज जो मुद्दा है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो लोकतंत्र के गले पर पड़ा हुआ वो हाथ है जिसे हटाना जरूरी हो गया है। हम कहानी अब आपके सामने रखते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा का कालियाचक, वो इलाका जहां चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच चल रही थी, जहां न्यायिक अधिकारी, जी हां न्यायिक अधिकारी मतलब कोर्ट के अधिकारी अपना संवैधानिक काम कर रहे थे, लेकिन अचानक यहां भीड़ जुटती है, भीड़ उग्र हो जाती है और देखते ही देखते 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक घेर लिया जाता है। विजुअल्स जरा प्ले कर दीजिए। ये 7 न्यायिक अधिकारी, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थे। और आपको ये बता दें कि जब 7 न्यायिक अधिकारी, जिन्हें लगभग 8 से 10 घंटे तक इस आक्रामक, इस उपद्रवी भीड़ ने घेर कर रखा था, तो इसमें से एक अधिकारी का 5 साल का बच्चा भी बंधक बना हुआ था, परिवार भी बंधक बना था। न बाहर निकलने को दिया जा रहा था, न सुरक्षा दी गई, न प्रशासन नजर आया। 8 से 10 घंटे तक ये अधिकारी इस भीड़ के बीच में फंसे रहे। जिस भीड़ को कानून का डर नहीं था, जिसे संविधान की परवाह नहीं थी, उनका कसूर क्या था? ये जो अधिकारी थे, न्यायिक अधिकारी, आखिर इनका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने का काम कर रहे थे। तो ये तो अच्छी बात है। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता की बात की जाती है, अगर उस निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सफाई का काम चल रहा हो, अगर क्लीनिंग का काम चल रहा हो, तो इसमें गलत क्या है? ये वही अधिकारी थे जो फर्जी नाम हटाने का काम कर रहे थे और जिनका नाम हटा था, जो ये कह रहे थे कि गलत तरीके से हटा है, दरअसल उनकी फरियाद भी ये सुन रहे थे। यानी जो लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निकले हुए थे, जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना काम कर रहे थे निष्पक्षता के साथ, उन्हें ही लोकतंत्र के दुश्मनों ने बंधक बना लिया। और उससे भी बड़ा सवाल कि उस वक्त ममता बनर्जी की सरकार कहां थी? मालदा के डीएम कहां थे? एसपी कहां थे? क्यों नहीं पहुंचे मौके पर? क्यों नहीं बचाया गया उन अधिकारियों को 8 से 10 घंटे तक? देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुद इस मामले में आना पड़ा। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा कि अदालत को चुनौती देना जैसा है। सोचिए कि जिस राज्य में कोर्ट को कहना पड़े कि हमें चुनौती दी जा रही है, न्यायपालिका को चुनौती दी जा रही है, वहां कानून बचा है या खत्म हो चुका है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फेल्योर नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी नहीं है, यह राजनीतिक संरक्षण में पनपती भीड़ तंत्र की तस्वीर है। क्योंकि अगर प्रशासन चाहता तो क्या 10 घंटे तक ये अधिकारी ऐसे ही बंधक बने रहते? अगर सरकार गंभीर होती तो क्या एक भी अधिकारी को नुकसान पहुंचने का खतरा होता? सवाल यह भी है कि क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाने का विरोध इतना हिंसक इसलिए हुआ क्योंकि किसी को सच सामने आने का डर था? क्या यह पूरी साजिश थी ताकि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जरूरी है। और ऐसे में सवाल रण क्षेत्र में आज बड़ा यह है कि क्या बंगाल में अब भीड़ का राज हो चुका है? क्या ममता सरकार ने कानून व्यवस्था के आगे सरेंडर कर दिया है? कानून व्यवस्था को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है? और क्या न्यायपालिका भी अब सुरक्षित नहीं रह गई है?
ये जवाब जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ मालदा की घटना नहीं, ये लोकतंत्र की परीक्षा है। हालांकि इन सब के बीच राजनीतिक वार प्रतिवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपको वो तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किस तरह से ये 7 न्यायिक अधिकारी इस भीड़ तंत्र में 8 से 10 घंटे तक फंसे रहे। इनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं था। फुल विजुअल चलाइए। রুগী না আলাদা কিছু রুগী থাকলে যেতে রুগী আছে যেতে দে। আমি মুফতি মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, আমার পাশে রয়েছে মাইমুনের ইকরারিমা মুফতি আসাদুল্লাহ সাহেব, তারপরে রয়েছেন আমাদের এডিএম সাহেব, তারপরে রয়েছেন আমাদের মুফতিপুর জামে মসজিদের ইমাম মুফতি ফাহিম সাহেব এবং আমার ডান পাশে রয়েছে এডিশনাল এসপি সাহেব। कि इनका नाम काट दिया गया है। 13 लाख वोटर्स का नाम कटा है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये जो नाम कटे हैं इन पर लगातार निरीक्षण हो रहा है, जांच चल रही है और उनके नाम हटाए जा रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के या देश के बाशिंदे नहीं हैं। तो सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इसी न्यायिक प्रक्रिया को, जो लोकतंत्र का हिस्सा है, और उस न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने वाले अधिकारियों को घेर रखा है। क्या ये ममता बनर्जी के वोटर्स हैं या फिर वो लोग जिन्होंने इस देश में कब्जा करने की घुसपैठ के माध्यम से पूरी रणनीति तैयार कर ली है? बड़े सवाल है। उकसाता हुआ ये वीडियो, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो इस बीच वार प्रतिवार भी लगातार चल रहा है। ये वीडियो हम आगे आपको और सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अब आइए आपको बता देते हैं आज का दिन भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आज नॉमिनेशन कर रहे थे और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी। रोड शो हुआ, रोड शो के दौरान भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल एक बार फिर से, बंगाल का चुनावी दौर एक बार फिर से उसी हिंसा की तस्वीर देखने वाला है जो 2021 के दौरान देखने को मिली थी? और अगर ये ऐसा है तो फिर लोकतंत्र को ये कितनी बड़ी चुनौती है? अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनका बयान भी आपके सामने रखते हैं। बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। आए दिन बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त है। Nobody could have imagined that lawlessness in Mamata Banerjee's government would go to the extent that judicial officers
will take hostage the judicial officers. The TMC workers there have taken hostage of judicial workers. And it is sad that Mamata Banerjee, who has taken oath under the constitution, is to protect the rule of law. And she is taking hostage the judicial officers who are complying with the Supreme Court orders and are carrying out the SIR. तो साफ स्पष्ट है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है, उसे बंधक बना लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, वो कह रही हैं कि भाई ये हम तो करा ही नहीं रहे हैं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चुनाव आयोग को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है और उससे भी हास्यास्पद कह रही हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या कह रही है ममता बनर्जी, सुन लेते हैं। মনে রাখবেন, লড়াইটা আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে। হায়দ্রাবাদ থেকে কেউ উড়ে এলো আর বিজেপি কয়েকটা গদ্দারকে টাকা দিয়ে আপনাদের উত্তেজিত করলো আর আপনাদের দিয়ে রাস্তা অবরোধ করলো, জাজেদের ঘেরাও করলো। রেজাল্টটা কি হলো? রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা। আপনারা কি সেটা চান? না আপনারা শান্তি চান? আপনারা বাংলায় থাকতে চান? আপনারা তৃণমূলের সরকার চান? আপনাদের ঠিক করতে হবে। যদি আমাকে বিশ্বাস করেন তাহলে দয়া করে কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। যদি আমার প্রতি বিশ্বাস থাকে কোনো উত্তেজনায় পা দেবেন না, কোনো জাজেদের কাছে যাবেন না। পরিষ্কার বলছি, আপনারা এইভাবে করবেন না কারো কথায়। बीजेपी तो सवाल यही है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है और जिस तरीके से ये न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, अगर देश के सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सामने आकर शक्ति दिखानी पड़ती है तो ये अपने आप में बड़ी चेतावनी भी है और चुनौती भी है और लोकतंत्र की परीक्षा भी है। शुरू करते हैं आज का डिबेट। स्वागत करते हैं आज के अतिथियों का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रघुवीर सिंह जी हैं, साथ ही साथ टीएमसी का पक्ष रखेंगे राम प्रकाश पांडे जी, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पश्चिम बंगाल संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं संगीता आपके पास जल्दी से अपडेट के लिए आ रही हूं, क्योंकि अभी यह खबर आ रही है कि कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। इससे जुड़ी हुई खबर और परिस्थिति कल देर रात के बाद से कैसी बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही है बंगाल में, जल्दी से क्विक अपडेट। जी मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद में आपने देखा होगा, इसके पहले भी कई सारी घटनाएं हुई, उसके बाद मुर्शिदाबाद के बाद फिर मालदा में लगातार ही हम इस तरह की घटनाएं देखते आए हैं कि यहाँ सांप्रदायिक हिंसा होती रहती थी। कल जिस तरह से मालदा में घटना हुई, इसके ठीक पहले जो है हमने वीडियो भी दिखाई कि किस तरह से एक वहां पर AIMIM का नेता है जो कि जिसका नाम है मुफक्करुल इस्लाम, जो कि AIMIM से जुड़ा हुआ है। इसके पहले वो 2021 में चुनाव भी लड़ा था। उसके बयान के बाद ही इस तरह की घटना सामने आती है, जिसका चेहरा भी अभी हमने स्क्रीन पर भी दिखाया कि किस तरह के उसके बयान आए और उसने बोला, उसके बाद ही घटना हुई। और फिलहाल की अगर अभी की स्थिति में बताऊं तो लगभग नेशनल हाईवे पर मुझे बताया जा रहा है कि 3 ऐसे जगह है जहां पर अभी भी जो रोड को जो है वो ब्लॉक करके रखी जा रही है। लगभग 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है पश्चिम बंगाल के पुलिस के द्वारा। और साथ ही देखिए ये भी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बाजार इलाका है मालदा में, जहां पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहां पर अभी भी पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की जो तनावपूर्ण वाली स्थिति ना हो। लेकिन वही जिस तरह से AIMIM नेता का नाम जो सामने आ रहा है, इसको लेकर अभी सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले हम सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से AIMIM के नेता जो है वो उस गाड़ी के पीछे भी रहते हैं, उस गाड़ी में भी बैठते हैं जिस गाड़ी पे हमला किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। तो इस तरह की घटना में अंजाम देने के लिए AIMIM के नेता का नाम सामने आ रहा है, जिनका नाम है मुफक्करुल इस्लाम। और ये तस्वीर भी है मेरे पास, जिस तस्वीर में नजर आ रहे हैं वो जो है स्टेट प्रेसिडेंट है AIMIM के वेस्ट बंगाल के, और साथ ही उनके साथ इमरान सोलांकी भी मौजूद है। ये तस्वीर है मेरे पास, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, उनके साथ ही मौजूद है। तो ये
जो तस्वीर है और इस तरह के जो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, हमने देखा है कि सांप्रदायिक हिंसा खासकर अगर सबसे ज्यादा बात की जाए वो मालदा और मुर्शिदाबाद से निकलकर सामने आती है। फिर एक बार हमने देखा कि किस तरह से SIR के नाम पर जो दंगे भड़काने की कोशिश की बिल्कुल जा रही है, SIR वो के खुद नाम पर वोट फिर की से वजह बिल्कुल मैं आती हूँ, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है रघुवीर सिंह जी, देखिए एक एक करके अब जांच सामने आएगी और चेहरे और नाम ये तो आते जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र की परीक्षा का वास्तविक समय अब आ गया है। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है उस वक्त तय होता है कि लोकतंत्र की असली परिभाषा क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ, अब ममता बनर्जी कह रही हैं तो चुनाव आयोग का प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, क्योंकि वो राष्ट्रपति शासन चाहती है। रघुवीर सिंह जी, इस एरिया में पहले भी ऐसा हो चुका है। जब SIR का काम चालू हुआ था तो हम लोगों ने देखा कि दफ्तरों में कैसे तोड़फोड़ की। तब तो ममता बनर्जी का शासन था, पुलिस मंत्री वो खुद थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर लोग जो है वो ऐसा कर रहे हैं, उनका नाम कट रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वो लोग अगर कुछ भड़के हैं तो मैं उनको शांत रहने को कहूंगी, पर मैं कार्रवाई नहीं कर सकती। ये तो पब्लिक डोमेन में है। ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा था, ये लोग जो है आप असली जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, तुष्टीकरण का जो मुद्दा है, नौजवानों को जो 90 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से चले गए हैं, महिला की सुरक्षा की बात है, डॉक्टर बहन का न्याय बाकी है, DA बाकी है, डॉक्टर से लेकर जो सरकारी अधिकारी हैं वो पिछले 9 सालों से सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये असली मुद्दे जो है, इनसे ध्यान भटकाने के लिए और SIR का काम जो है वो सही तरीके से ना हो, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सब जो है TMC इसके पीछे करा रही है। हमने देखा था हुमायूं कबीर को, मतलब आप रघुवीर जी, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सब पूरी भीड़ थी वो TMC की वजह से, TMC ने इसका बैकग्राउंड तैयार कराया, लेकिन TMC तो कह रही है कि बीजेपी ने इसका बैकग्राउंड तैयार कराया है। ममता बनर्जी तो खुल के इस बात को कह रही हैं, के ऊपर आरोप लगा रही हैं। जब उनके पुलिस मंत्री रहते हुए कुछ ही दिनों पहले जब हमने देखा था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर हमला हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था, तब तो उनका राज था, तब किसने किया था, तब क्यों नहीं जांच हुई, असली चेहरे तब क्यों सामने नहीं आए। ममता बनर्जी जो आरोप लगाने में एक्सपर्ट है, कुछ भी हो जाए आरोप लगा दो। अभी भी वो कह रही है मुझे कुछ नहीं पता। तब जब पार्थो चटर्जी के घर से पैसा निकला था तभी उन्होंने कहा था उन्हें कुछ नहीं पता, और जब उनके पास बयानबाजी करनी होती है, आरोप लगाने होती है, तो उनको पता लग जाता है। राम प्रकाश जी, ठीक है रघुवीर जी, मुझे खबर थी राम प्रकाश जी, इतनी बड़ी घटना हो गई, ठीक है, जरा एक मिनट मैं जरा राम प्रकाश जी से पूछ लूं कि राम प्रकाश जी, इतनी बड़ी घटना हो गई और मुख्यमंत्री साहिबा को कुछ पता ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई और वो कह रही है मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये पॉसिबल है क्या? देखिए, आपकी अभी संगीता झा जी ने जो बताया है तो समझ ही आ रहा है कि AIM के किया, तो AIM को लाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। ये पश्चिम बंगाल तो जीत नहीं सकते हैं, तो इस तरह से कहानी देके दंगा करने का इन्हीं का मुस्तबा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के लिए इनकी सोच इतनी जितनी छोटी है और हमेशा ये पश्चिम बंगाल को हेय दृष्टि में देखे, तो इस तरह का ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता इनके साथ तो है नहीं, और आज भी अमित शाह जी जो भाषण दे रहे हैं। दूसरे सवाल का जवाब पहले दिया, पहला सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, ममता बनर्जी कह रही हैं हमें कुछ ना जानची, मुझे कुछ नहीं पता है, शी डजंट नो अबाउट दिस। 8 से 10 घंटे तक 7 न्यायिक अधिकारी यहां फंसे रहे और मैडम ममता कहती हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। इज दिस पॉसिबल? संभव है ये कि उन्हें पता ही नहीं हो कि क्या हो रहा है? देखिए, ममता बनर्जी खुद भी कैंडिडेट है और वो अपनी इलेक्शन में बिजी है। और अच्छा, वो कैंडिडेट है इसलिए उनको ये नहीं पता कि उनके राज्य में मालदा जैसे हिस्सों में न्यायिक अधिकारियों को 8 से 10 घंटे तक घेर लिया गया, जबकि ये पूरी बात वहां के सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचाई गई। 3:30 बजे से ये पूरी घटना शुरू होती है, रात के 11 बजे तक उनकी जान अटकी होती है। सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस वो बेचैन हो जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती और ममता बनर्जी कुंभकर्णी नींद सो रही होती हैं।
क्या इसकी मजाक बना पृष्ठभूमि दिया है आप बनाई लोगों किसने? ने? इसकी पृष्ठभूमि बनाई किसने? भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता फिर वहीं आ गया। मंचों से बोलते हैं कि अरे साहब, इतने भारतीय आदमियों जनता को नाक पार्टी को कटेंगे। पानी पी पी कर अगले अभी 30 मिनट तक कोसते रहिएगा। मेरा सवाल ये नहीं मैं है, बोल रहा हूं, मेरा आपने- सवाल ये है कि पृष्ठभूमि ममता बनाई किसने है? बनर्जी का ये बयान ये साफ तौर पर बताता है कि वो ऐसे अराजक लोगों को संरक्षण दे रही हैं, क्योंकि जब कभी भी अधिकारियों को या चुनाव प्रक्रिया में मौजूद जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनको पीटा जाएगा, उनको मारा जाएगा, तो मैडम कहेंगी कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्या ये ठीक आप है? पहले तो सुनिए, आप पहले बात तो सुन लीजिए, उसके बाद जो भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मुझे, बताइए। ठीक है? ये अराजकता फैलाने में सबसे बड़ा हाथ किंतु भारतीय जनता पार्टी का है। एफआईआर का काम हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उठ के बोलते हैं मंचों से कि इतने नामों का कटेगा। क्या उनके पास ये आंकड़ा आया कहां से? रोहिंग्या का आंकड़ा आया कहां से? मैं पूछता हूं। तो इन्होंने तो जनता को उसका है, एक कौम को, और उसके बाद में देखिए क्या हुआ। हुमायूं कबीर जैसा एक विद्रोही उत्पन्न हुआ, एआईएम है, तो इसका दंगा कराने का तो काम इन्होंने है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इन्होंने धरातल पर तो काम किया नहीं है। पश्चिम बंगाल के जनता के लिए कुछ किया होता तब तो बोलते। कपूर जी, वोट ले जवाब जाते। दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब तो राम प्रकाश जी से नहीं आ पाया अभी भी, लेकिन रघुवीर जी आरोप आप पर लगा है, काउंटर आंसर दे दीजिए, फिर विश्वनाथ जी के पास जाऊंगी मैं। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ, ममता बनर्जी के सब जिन्होंने आरोप लगाया उसी में उनका जवाब है। उनको ये नहीं पता कि घटना क्या हुई, पर उनको ये पता लग गया कि इसके पीछे कौन है। तो इससे समझ जाइए वो क्या बोलना चाहती हैं और उसमें कितनी सच्चाई है। मैं रामविलास अपने पांडे जी की बात पे ही आता हूँ। इन्होंने कहा क्या कि जो है इलेक्शन कमीशन ने ऐसे किया तो एक कौम जो है भड़क चुकी है। अरे ये कौन भड़काने का काम कर रहे हैं पांडे जी? आपके मुंह से सच्चाई निकल जा रही है, इससे पता लग रहा है कि आप लोग इसके पीछे हैं। इलेक्शन कमीशन कौन देख के नाम नहीं काट रही है। इलेक्शन कमीशन जो है ये देख के नहीं काट रही है कौन सिंह है और कौन खान है, ये देख के नहीं काट रही है। पर आप लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक समाज को, एक कौम को बदनाम कर रहे हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके। चलिए विश्वनाथ जी, मैं जरा जल्दी से आपके पास अभी आ रही हूँ। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये चलता रहेगा, ये चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो लोकतंत्र की। अब तो हालत ये हो जाती है कि एक समय तक कि हम पंजाब के लिए कहते थे कि पंजाब लोकतंत्र में है या लोकतंत्र पंजाब में, और वही हालत अब पश्चिम बंगाल की हो गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ये जो कुछ भी हुआ है वो नहीं लगता आपको कि जैसे संवैधानिक आपातकाल लग गया हो? और उससे भी बढ़कर शर्मनाक ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जिनकी बनती है वो ये कहें कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है जी, हम कुछ नहीं जानते, और यहाँ बैठ के उनके प्रवक्ता ये कहें कि मैडम तो अपने क्षेत्र में थी, वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके राज्य में क्या हो रही है, और सपना ये है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी, सपना ये है कि बंगाल हाथ से जाने नहीं देंगे। ये हालात है बंगाल के। विश्वनाथ जी। धन्यवाद लावनी जी। लावनी जी, देखिए वो जो कर रही हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही कर रही हैं। जो कुछ हो रहा है सब उसी के लिए हो रहा है। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। अब देखिए उनकी भाषा शैली देखिए, उनकी आक्रामकता देखिए, उनका अतीत देखिए, उनका अपने पार्टी मेंबर्स को बचाने का, अपने लोगों को बचाने के लिए किसी प्राइवेट जगह पर मुख्यमंत्री के रूप में डीजी के साथ घुस करके पूरे किसी प्रेमाइसेस को रैंसैक करना, सेंट्रल एजेंसीज को बिल्कुल रैंसैक करके उनके साथ बेअदबी करना, बदतमीजी करना। मुख्यमंत्री ये भी नहीं ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए, उनका एकमात्र लक्ष्य है किसी तरह से वो स्वयं भी और अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से रखा है कि किसी तरीके से बैक बाय और सीज इट। तो आप किसी तरीके से उस सत्ता को छीन कर लाओ। उनका एक वन पॉइंट एजेंडा है, कुछ भी करो। इन जो देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने समस्या कहां आई, अब उनको फंस कहां रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि भाई ठीक है, इस समस्या ये इस काम को आप निस्तारित करिए। तो अब ममता बनर्जी उसमें क्या कहें, उसमें कैसे कहें ये बीजेपी कार्यकर्ता है? नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं, पीछे से आप उनको भीड़ बना करके उकसाइए और उनके साथ बदतमीजी करिए, उनको होस्टेज लीजिए, उनको मारिए, उनको पीटिए ताकि वो भाग खड़े हो। अब उससे होगा क्या, आउटकम क्या होगा? आउटकम यह होगा कि बाकी के जो भी विधिक अधिकारी
विधि विभाग के जो भी अधिकारियों को जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट देगा, भाई सीबीआई खुद तो आएंगे नहीं, हाँ। जिनको भी देगा वो हिम्मत नहीं करेंगे कि दीदी के डिक्टेट्स को, दीदी के मतलब निर्देशों एक का दबाव पालन न बनाने करें। की कोशिश। आपको याद होगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जब गई थी लास्ट ईयर इलेक्शन में, किस तरीके से उनको कहा गया था, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कहा था कि हम यहां से जाने नहीं देंगे। मतलब किस तरह से उनको बंधक बनाया था, ये डीएनए में ही है। और सबसे बड़ा सवाल ये, संगीता मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूँ क्योंकि पल पल जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है, बन रहा है। अभी आज जो हुआ, कल देर रात में अधिकारियों को बंधक बनाया जाता है, सुबह ये खबर आती है कि जब पुलिस वाले उस इलाके से गुजर रहे होते हैं जहां पर इस तरीके से पूरी सड़क को जाम कर दिया गया था, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी होती है। तो कौन लोग हैं? केवल ये कह देने से कि ये एमआईएम के हैं, ये हुमायूं कबीर के हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। वास्तविकता ग्राउंड पर क्या नजर आ रही है? क्या टीएमसी जो कहने की कोशिश कर रही है, अपने आप को क्लीन चिट दे रही है, क्या टीएमसी को क्लीन चिट दिया जा सकता है? संगीता, ममता बनर्जी का वो बयान था कि 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में एक विशेष समुदाय है, अगर वो चाहे तो हम लोग हैं इसलिए आप बचे हुए, वो चाहे तो पूरा 12 बजा देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह की घटना जो है वो मालदा में कल नजर आई। और बार बार देखिए एफआईआर का विरोध तो टीएमसी लगातार कर ही रही है। जब से एफआईआर का नाम सामने आया है उसके बाद से देखिए एफआईआर का विरोध पूरा पश्चिम बंगाल में देख रहे थे, और वो भी टीएमसी सरकार के द्वारा देख रहे थे। जबकि यह विरोध प्रदर्शन हम एफआईआर को लेकर किसी अन्य राज्य में नहीं देखे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए एफआईआर का विरोध हो रहा था। और जिस तरह से कल की घटना हुई, इससे कहीं ना कहीं जो एक डर का माहौल जो है वो हम कह सकते हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि डर अगर बना रहेगा तो अधिकारी भी काम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं एक डर की वजह से, खासकर देखिए बंगाल में आपको पता ही होगा लाधू जी कि किस तरह से चुनाव के दौरान हिंसा होती है, लोगों में डर रहता है, लोग वोट देने के लिए भी कई बार ऐसे होते हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ नहीं जाते हैं, और उसका फायदा जो है वो जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो उससे मिल जाती है। तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं, या तो भत्ता के द्वारा जो है वोट को अपने तरफ किया जाता है, या फिर डरा धमका कर किया जाता है। ये कहना कोई मतलब गलत नहीं होगा कि किस तरह से डर का माहौल बनाया जाता है। बिल्कुल, डर का माहौल बनाकर कहीं ना कहीं से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने, चुनाव को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश हो रही है। तो सीधे सीधे इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये लोकतंत्र की परीक्षा है। अगर जुडिशियल सिस्टम को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो ये केवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही सीधी चुनौती नहीं है, ये सीधे सीधे बीजेपी, क्योंकि चुनावी मैदान में आप लोग हैं, आपसे भी ये पूछा जाएगा कि आखिर ये जुडिशियल सिस्टम को डिमोरलाइज करने के लिए जो पूरी परिस्थिति है, इसे रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया था। केवल ये आरोप और प्रत्यारोप का तो खेल नहीं चलेगा ना, अकाउंटेबिलिटी तो कलेक्टिव होती है। तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जी देखिए, अकाउंटेबिलिटी आपने सही कहा, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, पर देखिए बात है सहयोग करने की, आप कितना सहयोग कर रहे हैं। देखिए आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सत्ता में है या नहीं, सबकी एक जिम्मेवारी होती है। आज हमारी पार्टी में हमारे ऊपर जो है एक सिस्टम है, उस सिस्टम में रह के हमें भी काम करना पड़ता है। पार्टी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ममता बनर्जी क्या टीएमसी में ये सब कुछ है? नहीं, वो खुद ही जब कोर्ट को नहीं मानती, हमारे पास ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं पर जो है उसके ऊपर जो है कोई काम नहीं किया जाता। तो ममता बनर्जी जब खुद नहीं मानती तो उनके जो कैडर है, जो उनके पार्टी के लोग हैं, और बाकी एक सिस्टम है जो जिसके ऊपर उनका एक प्रभाव है, वो क्या मानेगा? नहीं मानेगा। इसी हिसाब से हम लोगों ने देखा है, आज जो है ये आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी, जब उनको भी तो पूछना चाहिए, आप इतने सालों से जो है सत्ता में है, एक सिस्टम सिस्टम में आपने काम किया है, सब कुछ किया है, और आप आसानी से ये कह देती हैं अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, और ये लोग जो कर रहे हैं वो उनको मैं जानती हूँ। ये कह देने से आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के हिसाब से आपको ऊपर भी जो है बात आनी चाहिए। और बात रही सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके ऊपर जो डिसीजन लेने चाहिए वो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन से के ऊपर जो ऊपर के लोग हैं उनसे रिपोर्ट जरूर मांगेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या जो कार्रवाई होगी।
तो आगे जाकर क्या होता है। यहाँ पे एक चीज विश्वनाथ जी जल्दी से मैं आपको लाना चाहती हूँ, फिर राम प्रकाश जी के पास जाऊंगी। देखिए एक चीज बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो SIR को लेकर हो रहा है और इसीलिए इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन अगर देखें, आप देखिए कि 6 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, उसके बाद चुनावी तारीख भी धीरे धीरे करीब आ रही है। लेकिन ये जो एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट कहा जा रहा है इसको, तो ये कब तक क्लियर आउट हो जाएगा? चुनाव तो सर पर आ गया है, सवाल यह है कि ये कब क्लियर आउट होगा, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ऐसी तस्वीरें आम हो जाएंगी। आज वालदा की घटना है, कल कहीं और की घटना होगी। विश्वनाथ जी, इसमें कोई तो राय नहीं है। अभी एक ऐसी स्थिति है, जो नाम है जिनमें कोई संदेह है, उसी संशय को दूर करने के लिए सामान्य कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि जो विधिक अधिकारी हैं, जो जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं, उनको लगाया गया है। माननीय सर्वोच्च, देश में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय लेकर के अपने इंस्ट्रक्शंस पर उन अधिकारियों को ये कार्य यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। मान लीजिए किसी को भी ऐसा लगता है तो उन्होंने, बाकी नीचे ऑफिशियल्स भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं जो रखे गए हैं। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम छूट जाएगा तो इन 1 बाय 1 चीजों को जाना चाहिए, संख्या से जाना चाहिए। उसी का दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, ये बिल्कुल नहीं कह के कर सकते हैं कि नहीं साहब SIR का वो था इसलिए हम लोग 1000 10,000 लोग आए और हमने पूरी बिल्डिंग को जला दिया। जितने लोग थे, जितने हाई कोर्ट के जजेस हो, उनको आप घेर लीजिए, उनको मारिए पीटिए। क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे? ये नहीं हो सकता है। जो भी रोके गए हैं, जो नाम SIR की प्रक्रिया में, जो नाम जिन पर संशय है, कोई का तो कारण है जिनसे उन पर संशय आया है। अगर जिनके पास प्रूफ है तो एक प्रक्रिया है ना, SIR वो प्रक्रिया है कि हाँ, आप अपनी व्यवस्था में अपना जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो करिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 1000 की संख्या में आइए और घेर करके उनको मारिए पीटिए, उनको बताइए देखो तुम्हें केवल इसी पार्टी को वोट देना है। मैसेज यहाँ ये देने की कोशिश हो रही है। मतलब अगर देखें तो सीधे सीधे अगर देखें तो ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट पे भी, हमारी न्यायपालिका को ही चुनौती दी जा रही है। क्योंकि अगर देखिए कि काम किसको सौंपा गया है, न्यायिक अधिकारियों को सौंपा गया। ये पूरा मसला कहाँ चल रहा है? न्याय के मंदिर में चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में राम प्रकाश जी, ये तो सीधे सीधे वही बात हो गई कि आपको किसी की नहीं सुननी। अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट का भी कोई डर नहीं रह गया है, आपको न्यायिक प्रक्रिया का भी कोई डर नहीं रह गया। इतनी तानाशाही। राम प्रकाश जी, देखिए, आज 2 दिन पहले की खबर है कि फॉर्म 6 भरा जा रहा है। अन्य राज्यों के वोटरों के नाम उन्हें जोड़े जा रहे हैं, अन्य राज्यों से आदमियों के नाम जोड़े जाए हैं जो पकड़े गए हैं, उन्हें फॉर्म पकड़े गए हैं। तो उसकी तो हमने देखी ना, तो अन्य राज्य से जैसे ये सोचे होंगे कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से ट्रेनों से स्पेशल ट्रेन देके अगर वोटर बना के वोट करेंगे तो पश्चिम बंगाल में ये नहीं चलेगा कि पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस का सैनिक सचेत है, ये काम यहाँ पर ये संभव नहीं कर पाएंगे। तो ये किसी तरह से भी डमाडोल करने की परिस्थिति ला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस जमीनी स्तर की पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री जमीनी स्तर की नेत्री है। यहां पर किसी तरह से भी गलत काम करके ये वोट नहीं डलवा पाएंगे अपने पक्ष में। तो ये बौखलाए हुए हैं, इसीलिए कर रहे हैं ये इस तरह से। तो इसके लिए क्या ये जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको घेर लेंगे, इसके लिए उनके साथ हिंसा करेंगे, इसके लिए जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे हुए हैं उन पर पथराव करेंगे, ऐसे चलाएंगे आप राज्य को, ऐसे रखेंगे अपनी बातें? जो गलती किया वो हमारे हमारे राज्य की पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया है। कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया? कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया, यही बता दीजिए। आपकी मुख्यमंत्री को तो ये तक नहीं पता कि घटना हुई या नहीं। वो तो कह रही है जी मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। और आप कह रहे हैं गिरफ्तारियां हो गई हैं। 10 घंटे तक ये अधिकारी बंधक बने हुए थे, मुख्यमंत्री को पता नहीं था, और आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है। अरे साहब, दुनिया को, अपने राज्य के लोगों को, देश को कितना बेवकूफ बनाएंगे आप? लोकतंत्र को बचाने निकले हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके राज्य में?
जब एमसीसी लगा हुआ है तो हमारा तो दायित्व नहीं, ये तो सेंट्रल का दायित्व पता है। अच्छा, अब सेंट्रल का दायित्व, बहुत बढ़िया। मतलब हर बार जब मेरे प्रश्न आएंगे तो आप गोल पोस्ट चेंज कर देंगे, जब जब मैं आपसे सवाल करूंगी आप बार बार गोल पोस्ट चेंज कर देंगे। रघुबीर जी फिर से उन्होंने हम सही रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता सर, क्या रास्ता दिखाते हैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पत्थर मारने का रास्ता, उकसाने का रास्ता, न्यायिक अधिकारियों को घेरने का रास्ता, चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का रास्ता, चुनाव अपने तरीके से कराने का रास्ता, ये चाहते हैं आप लोग? 3000 सीआरपीएफ, आपने 3000 सीआरपीएफ जो भेज रखा है, जैसे यहाँ युद्ध लग रखा है, बॉर्डर पर युद्ध लगता है तो 3000 नहीं, तो वो क्या सोने के लिए भेजे हैं? ये युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी तो क्या थी? ये क्या था जो आप लोगों ने किया, आपके राज में चल रहा था? मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या हो रहा था, इसे आप क्या कहेंगे? यहाँ कौन सी सद्भावना का मिलन हो रहा था? क्या हो रहा था? केंद्रीय बल क्या करने के लिए आ रखी है? केंद्रीय बल क्या करने के लिए आ रखी है? चौकीस बनने के लिए भेजे हैं या आदमी को डराने के लिए भेजे हैं कि हमारी ताकत दिखाएंगे, इस बार सीआरपीएफ के ताकत पर जीतेंगे, ये दिखाने के लिए भेजे क्या हमारे पास? रघुवीर जी जवाब दीजिए। एक बार सवाल दोहराइएगा। रघुवीर जी आप सुन रहे हैं, राम प्रकाश जी के पास में जितनी बार ये सवाल लेकर गई कि ये किसकी जिम्मेदारी है, वो बार बार कह रहे हैं जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी का ठीकरा वो आप पर फोड़ रहे हैं बार बार। जी, ये राम प्रकाश जी जो है ममता बनर्जी से जो है प्रभावित है, उनके रास्ते पे जो चलेंगे, जैसे वो कह देती है मुझे कुछ नहीं पता, कुछ हो जाने के बाद, उसी का राम प्रकाश जी भी कह रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है इनके हिसाब से अगर काम करे या कोई ऑर्डर पास करे तो इलेक्शन कमीशन ठीक है। इलेक्शन कमीशन अगर असक्ति से पेश आए तो ये कह देते हैं कि ये बीजेपी के कहने के कर रहे हैं। तो इनके बोलने में करने में जमीन आसमान का फर्क हमेशा रहा। ये लोग जो हैं असल मुद्दे जो हैं, देखिए यहाँ पर पिछले कई सालों से स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ऐसे लोग जो हैं, आशा कर्मी हैं, कई लोग जो है पिछले 9 सालों से धरने पे बैठे हैं। ममता बनर्जी उनसे मिलने कभी नहीं गई। ये मुद्दे जब जानिए आने वाले चुनाव में लोग जब इनसे सवाल पूछ रहे हैं तब ये क्या कर रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर का ड्रामा, एसआईआर जब कोर्ट ने ऑर्डर किया तो हम लोग ने क्या देखा, ममता बनर्जी ने 7 दिन का एक ड्रामा किया। जब ये ड्रामा नहीं चला तो वो उन्होंने वहां से धरने से हट गई। ये लोग जो है असल जो मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए जो है ये सब जो है ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसके पीछे। सॉरी हूँ, असल मुद्दे क्या हैं? क्योंकि टीएमसी भी यही कहती है कि असल मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं और बीजेपी भी यही कहती है कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है, लेकिन असल मुद्दा है क्या संगीता? देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने देखा है हिंसा की राजनीति, ये हिंसा की राजनीति इसलिए ये कोई एक दिन की बात नहीं है। पहले सीपीएम की सरकार थी 34 साल, उसके बाद 15 साल हो गए हम टीएमसी की सरकार देखे, तो 15 सालों में टीएमसी ने यहाँ से किसी प्रकार की कोई हिंसा ऐसा नहीं देखा हमने कि टीएमसी की सरकार रहते हुए में हिंसा कम हो गई हो, बल्कि और ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। खासकर अगर हम बात करें हिंदुओं के त्योहार हो या फिर हिंदुओं की किसी भी, हमने देखा था मुर्शिदाबाद भी देखा है, मालदा भी देखा है और कई ऐसे नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हर जगह हमने देखा है कि किस तरह से हिंदुओं को परेशानी हुई। लेकिन ऐसे मामलों पर जब टीएमसी से सवाल किया जाता है, बोला जाता है, तो वो कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी करवा रही है, जबकि सरकार तो इनकी है, 215 सीट इनके पास है, 215 जो इनके विधायक हैं, तो कहाँ आखिर कैसे बीजेपी की यहाँ पर गलती हो जाती है? बीजेपी किस तरह से दंगे करवा रही है ये समझ से परे है लावनी जी, क्योंकि जिस तरह से दंगे होते हैं और जिस तरह से ये हिंसा देखने को मिलती है, अभी भी जो मालदा में देखने को मिली, इसमें आईएसएफ के उम्मीदवार की जो गिरफ्तारी की गई है, अन्य 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और सारे के सारे देखिए ज्यादातर जो नाम निकलकर सामने आते हैं वो सभी मुस्लिम नाम ही होते हैं। हम ये बार बार जो है अपने स्क्रीन के माध्यम, असल मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल को किस तरह से घुसपैठियों का गढ़ बना दिया गया और यही वजह है कि मालदा जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। हो सकता हो कि कुछ ऐसे लोग हों जो जेन्युइन हों,
तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, हम गलत नहीं होने देंगे, जो सही है उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन जो गलत है उसके साथ उचित कार्रवाई भी होगी। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ऐसी परिस्थिति चुनावों से पहले आ रही है तो निश्चित रूप से यह केवल पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी परीक्षा है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, रण क्षेत्र में आपने अपनी मन की बात की, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल में जो हो रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि बंगाल पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका है। ममता बनर्जी के राज में जो अधिकारी हैं वो सुरक्षित नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट सामने आकर ये कहता है कि ये जुडिशियल जो लोग हैं उनको डिमोरलाइज, जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का सबब है और इसलिए लोकतंत्र की ये बड़ी परीक्षा है। उम्मीद करते हैं कि इस परीक्षा में लोकतंत्र ही जीतेगा। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।